वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर बाजारों की बात करें तो यहाँ पे आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी इस समय करीब करीब 135 अंक पर कामकाज करते हुए, वहीं सेंसेक्स में करीबन 450 अंक की मजबूती इस समय बनी हुई है। और अगर कुछ चुनिंदा शेयरों की बात करें तो आज आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स में काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। वेटेज के हिसाब से एक सपोर्ट करे हुए हैं पूरे निफ्टी इंडेक्स को। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है? लेवल्स पे क्या करना चाहिए आफ्टर द करेक्शन दैट वी सॉ लेटली? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर शरद मिश्रा, प्रमोटर शरदमिश्रा.com के, एंड मिस्टर मंदार जामसंदेकर, डायरेक्टर प्रिसिजन टेक्निकल एनालिसिस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वहीं विवेक मित्तल जो रिसर्च हेड है जागरण के, उनके वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं विवेक के पास और जानते हैं कि आज की जो मुख्य खबरें हैं वो क्या है। थैंक यू मैम। और देखिए, कल भी अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट ही देखने के लिए मिली। हालांकि मामूली गिरावट थी, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है वहां पर रेटिंग डाउनग्रेड और ट्रेजरी के ऑक्शन के बाद। अगर हम देखें तो ट्रेजरी ऑक्शन की खबर के बावजूद एक अच्छी खबर ये भी आई कि वॉरेन बफे लगातार अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रहे हैं और $102 बिलियन का वहां पर ट्रेजरी ऑक्शन होने जा रहा है, जिसमें से $20 बिलियन वो खरीद रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर। साथ ही अगर देखें तो चीन में स्टिमुलस पैकेज आने की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से कल हमने कमोडिटी मार्केट में भी एक अच्छा जंप आते हुए दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो सऊदी और रूस के उत्पादन कटौती की खबर से तेल कीमतों में उछाल देखने के लिए मिला। सऊदी अरब करीब 10 लाख बैरल और रूस करीब 3 लाख बैरल का एक्सपोर्ट कम करेगा सितंबर महीने में, जिसका इम्पैक्ट हमने क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखा। भारत ने लैपटॉप और पीसी टैबलेट्स के इंपोर्ट पर नियम सख्त कर दिए हैं। ल्यूपिन आइशर और कमिंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। वही भारतीय के नतीजे ओवरऑल ठीक थे, लेकिन एक उनका वन टाइम लॉस आया नाइजीरिया से, जिसमें कि फॉरेक्स लॉस लगे, जिसकी वजह से उनको एक इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही एसबीआई के नतीजों पर और ओपेक की बैठक पर आज मार्केट की नजर रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर एफआईएस की बिकवाली कल भी थी। वेरी गुड आफ्टरनून मंदार जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मंदार जी, 19,500 के ऊपर एक बार फिर निफ्टी आ चुका है, लेकिन करीब करीब हम 3 से 4% का करेक्शन अपने पीक से इस समय तक देख चुके हैं, और आज मार्केट होल्ड करते हुए क्या लगता है आपको? गीतू जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बेसिकली जो हमने करेक्शन अभी देखा उसमें कुछ डरने वाली बात है नहीं, कुछ पैनिक वाली बात है नहीं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से हमने एक अपमूव देखा था जून और जुलाई के महीने में, तो उसका करेक्शन तो बनता ही था। और मुझे लगता है कि ये करेक्शन ऑलरेडी डन है। तो जो लेवल से निफ्टी ने बाउंस बैक देखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बाउंस बैक देखा है, वो बढ़िया से सपोर्ट लेवल्स हैं। और ऐसे लेवल से कि जिन्होंने पास्ट में रेजिस्टेंस का भी काम किया हुआ है, सपोर्ट का भी काम किया हुआ है। तो निफ्टी के लिए जो ये 19,300 350 ये जो स्पॉट निफ्टी के लिए लेवल्स बनती है, वो बढ़िया सी सपोर्ट वाली लेवल्स है और वहां से बाउंस बैक कर चुका है। अब अपसाइड के बारे में अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। ऐसी बात है नहीं कि बाउंस बैक कर चुका है इसका मतलब है कि अब एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट होगी, तो ऐसे तो फिलहाल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे जाते हुए एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूव रहेगा। तो निफ्टी स्पॉट की अगर बात करते हैं तो 19,300 का सपोर्ट होगा, और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 19,600 650 इस तरीके का एक बहुत ही नैरो रेंज हमें देखने को मिलेगा इंडेक्स में। तो एक 300-400 पॉइंट का मूव निफ्टी के केस में, और बैंक निफ्टी के केस में मुझे लगता है एक 500 से 600 पॉइंट का बहुत ही नैरो रेंज रहेगा। इसलिए मेरी राय तो ये रहेगी कि कम से कम अगले 1-2 हफ्ते, और नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी भी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक इसी तरीके का रेंज बना रहेगा। तो मेरी राय रहेगी कि इंडेक्स के लिए थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज जरूर बन रही, लेकिन अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, तो वो भी थोड़ी सी सावधानी से यानी एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए मार्केट के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। जी, कॉशियस अप्रोच और एक कंसोलिडेशन विद इन द वेरी टाइट रेंज, ऐसा मानते हैं मंदार। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शरद जी, आप क्या मानते हैं और आप इस समय बाजार में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं या फिर आप जब भी कट्स आते हैं वहां पे नई खरीदारी शुरू करते हैं? देखिए गीतू, अगर आप यूएस फेड का जो लास्ट मीटिंग हुआ था जिसमें जिस तरह के डिस्कशंस आए थे,
तो अगर आप उसको देखेंगे तो देखिए, अगर आप फेड चेयरमैन के डिस्कशन को सुनते तो उसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत ग्लेरिंगली निकल करके आए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि वो मैक्रो बेस्ड डेटा पर ही अभी एक्शन सितंबर पॉलिसी में होने वाला है। और उन्होंने एक चीज और डिस्कस की थी कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको वो फर्दर डेंट नहीं करना चाहेंगे, जहां पर कि बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड बना हुआ है। और जबकि एक टाइट लेंडिंग पॉलिसी ऑलरेडी यूएस में अडॉप्ट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है 3% पर है, और जो बेसिकली रियल एक्सपीरियंस होता है इन्फ्लेशन पब्लिक के लिए एक रियल एक्सपीरियंस होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन का रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 3.6% है, जो मार्च 22 के लेवल पर ही है। तो और वो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि लेबर मार्केट में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, हाउसिंग मार्केट में स्लो डाउन है क्रेडिट टाइटनिंग की वजह से। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये सब चीजें दिखाती हैं कि फर्दर आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं यूएस फेड को भी ये लगता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं डेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं वो लेना चाहेंगे जिसमें ये दोनों चीजें जाएं और एक रिसेशनरी प्रेशर फर्दर बने। लेकिन जिस तरह से हमने फिच का डाउनग्रेड देखा है, तो क्या हुआ है कि अगर आप देखें नैस्डैक को, डाउ जोन्स को या एसएनपी को, तो सभी अपने 20 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक ब्रेकडाउन दे चुके हैं। अब अगर आप इंडियन मार्केट्स पे आए तो देखिए, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आया है। और कल देखिए, मैंने आपके चैनल पर एक सलाह दी थी कि 19415 के लेवल पर अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट जरूर बुक करें। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि जो आपका लेवल है 44,638, 693, वहां पर अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि देखिए, अगर आप डेटा देखें तो एफआईआई का जो, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 20,000 के आसपास, तो एफआईआई का लॉन्ग करीब 73% था, जो कल की डेट में 40% हो गया है। मींस आप देखें, उतना स्पॉट में गिरावट नहीं आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जितना कि एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखिए, करीब 7900 करोड़ का कैश की सेलिंग एफआईआई की तरफ से आई है, 9700 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग आई है इस पूरे फॉल में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए। ये कल भी मैंने शेयर किया था। और मुझे भी लगता है कि एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहां से बनना चाहिए। वो ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर ये आपका 19645 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार, तो जरूर अपना लॉन्ग लेकर के जाएं, बुलिश रहें आप। यहां पर अगर आपने लॉन्ग बनाया है तो। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो जोन है वो बेसिकली 44,635 है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए आज तो बिल्कुल बाय करके जाएं। इस वीक का जो वीकली एक्सपायरी है उसका लेवल 45,280 तक बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का 19,650 के पास ये लेवल बनता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का बाजार है, नीचे की तरफ खरीदें, बिल्कुल परेशान ना हो। लगातार देखिए, इंडियन इकोनॉमी का अपग्रेड आ रहा है और किसी भी जगह पर शॉर्ट पुट बिल्डअप आपको देखने को मिल सकता है, बाजार दोबारा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बाय करें, बिल्कुल घबराएं नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ विवेक, आपके क्वेश्चन से पहले, कि जब यूएस का डाउनग्रेड आता है तो इंडियन मार्केट्स में रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिलता है, शार्प फॉल हमने देखा। इंडिया का अपग्रेड आया तो कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, यू नो, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल मैम, इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं। और इंडिया के जब मुझे लगता है कि जिस भी कंट्री के डाउनग्रेड्स आते हैं वहां पर बाइंग आती है। यूएस में 2011 में जब डाउनग्रेड आया था तो उनका मार्केट 6 महीने में 50% तक चला था। तो ये अच्छी बात है कि यूएस का डाउनग्रेड आ गया, सो इट्स गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। और इंडिया के जब जब अपग्रेड्स आते हैं तब तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ये भी एक ट्रेंड है। तो इंटरेस्टिंग है। बट कुछ एक काउंटर्स के कल रिजल्ट्स देखने के लिए मिले सभी के। और भारतीय एयरटेल, जिसके की रेवेन्यूज में हमने करीब 4% का जंप आते हुए देखा, और प्रॉफिट में हालांकि 46% का डिक्लाइन जरूर था, लेकिन उसमें 3400 के करीब का 3400 करोड़ का नाइजीरिया से एक इम्पैक्ट था वन ऑफ, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिक्लाइन आते हुए दिखाई दिया। अदरवाइज एबिटा मार्जिन अच्छे थे। आरपू करीब 193 से बढ़कर 200 रुपीस तक आता हुआ दिखाई दिया। मंदार सर, भारतीय एयरटेल अब स्ट्रक्चरली कैसा लग रहा है? विक जी, देखिए, स्ट्रक्चरली तो भारतीय एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अप ट्रेंड में बना हुआ है। अब इस रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद भी जो इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म वाले जो सपोर्ट्स हैं वो तो ब्रेक हुए नहीं है। तो 860 के लेवल पे एक बढ़िया सा सपोर्ट बनता है, 860, 865 इस तरीके से, तो वो रिस्पेक्ट होता है, तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। 860 और 900 इस तरीके का एक शॉर्ट टर्म में रेंज बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी भी अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर एक
तो 1 से 2 साल का अगर व्यू रखते हैं तो इसमें ऊपर में 1100, 1150, 1200 इस तरीके के टारगेट्स बनने चाहिए। बिल्कुल। कल 3 रिजल्ट्स और आए थे इंपॉर्टेंट, और 3 जो अच्छे रिजल्ट्स थे उसमें ल्यूपिन, आयशर और कमिंस, इन तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिले। ल्यूपिन के रेवेन्यूज में 29% का जंप, एबिटा मार्जिन्स ने भी बीट किया, साथ ही लॉस टू प्रॉफिट वाई बेसिस पर 89 करोड़ के लॉस से 452 करोड़ का प्रॉफिट। आयशर में प्रॉफिट में करीब 50% का जंप, 611 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यूज में करीब 17% का जंप। शरद सर, कमिंस पर हम बाद में आएंगे सर। आयशर मोटर और ल्यूपिन, ये दोनों शेयर्स ऑलरेडी काफी चले हुए थे, आज थोड़े सुस्त हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं। सर, ये एक रिएक्शन है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी, सब कुछ डिस्काउंटेड था, या अभी स्ट्रेंथ है इनमें? देखिए, अगर आप ल्यूपिन को देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, ऑलरेडी चीजें डिस्काउंटेड हैं प्राइस में। और अगर कोई बना हुआ है, मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करने का जोन है, यहाँ पर पार्शियली प्रॉफिट बुक करने लगना चाहिए, किसी की ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म बेट है तो मुझे लगता है कि करीब जो जहां पर इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कंसिस्टेंटली विवेक जी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये राइड कर रहा है। लगभग अगर हम देखें अप्रैल के बाद से, जहां पर इसका भाव करीब 600 रुपीज, 660 रुपीज था, और बेहतरीन रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है, और अगर कोई पोजिशनली बने रहना चाहता है तो 990 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 166 तक के लेवल इसमें और देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आयशर को देखें तो देखिए, वीकनेस है, स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के जोन में ही है। कहीं कोई बहुत अच्छा मूव आया नहीं है। अच्छा मूव कब बनेगा, इसको चलना पड़ेगा मुझे लगता है करीब 3400 के ऊपर, 3415 के ऊपर, जब ये प्रॉपरली सस्टेन करेगा किसी भी दिन के ऊपर, तब इसके अंदर लॉन्ग बनाए। अगर ये लेवल सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ ज्यादा है तो मुझे लगता है 3600 तक के लेवल 6 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आयशर में थोड़ा सा बाय, जब एक लेवल सस्टेन करे, और ल्यूपिन में पार्शियली प्रॉफिट बुक करें। मंदार सर, 2 स्टॉक्स, जोमैटो जो आज करीबन 14% ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टाइम प्रॉफिट्स दैट दे हैव शोन ऑन द बुक्स फॉर Q1, और डिलीवरी जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, एक रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट्स पे कैसे लगते हैं? गीतू जी, आपने सही कहा। देखिए, दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा खासा आज ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जोमेटो 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसका अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टर्म में जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 78-80 के लेवल्स पे, जब से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है तब से इस स्टॉक में एक अंडर करंट पॉजिटिव सा लग रहा है, और ऐसे लगता है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबल है। आज 95 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट इसका जो टारगेट है, यानी एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखता है 100 रुपए के आसपास, 100 रुपीज पे, वो एक बार ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक में ऊपर में 135, 140, 140 तक की इसमें मूव बन सकती है। तो अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना हो तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं, और अगर 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं तो 140 का इसमें टारगेट बनेगा। तो ये एक बढ़िया सा लग रहा है, और डिलीवरी के केस में भी बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बनती है। मुझे लगता है कि ये एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी। आज जिस तरीके से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 419 के आसपास वाला लेवल है फिलहाल। 420, 421 ये एक लेवल ट्रैक करना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस बनता है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको बताऊं तो 421 से लेके 423 इस तरीके का एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो 423 के ऊपर अगर ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो इसमें एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो सकती है, और ये एक बहुत ही बढ़िया सी मूव बनेगी। क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर देखते हैं तो शुरुआत पहले 1-2 महीनों में इसमें थोड़ा सा यूफोरिया बना था, जिस केस में स्टॉक ऊपर में 700 तक चला था, लेकिन तब से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये 423 अगर ब्रेक कर देता है तो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। तो वो ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए। ये ब्रेक होने के बाद अपॉर्चुनिटी इस तरीके के स्टॉक को सीधा एक फास्ट मूव में 600 रुपए तक ऊपर ली जा सकती है। इसलिए 423 जरूर इस स्टॉक में वॉच करें, और जोमेटो के केस में एक फ्रेश बाय तो करंट लेवल पे जरूर बन सकता है। शरद जी, इस समय अगर हम फार्मा स्पेस की बात करें तो वहां पे चुनिंदा पॉकेट्स में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सिप्ला न्यू हाई पे कामकाज करते हुए
प्रमोटर्स स्टेक सेल की जो खबर आई है उसके बाद एक अच्छा मूव हमने उस स्टॉक में देखा। फार्मा स्पेस में ओवरऑल इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है, और आपके चुनिंदा बेट्स यानी पिक्स of any of the cuts which come in the market, if you want to pick up some of the pharma stocks, which one would it be? दो पिक्स बहुत अच्छी हैं, जो दो सिक्योरिटीज बहुत अच्छी जो मुझे पसंद आ रही हैं इसके अंदर। पहला है सन फार्मा। सन फार्मा में बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और ये पहला स्टॉक है जो मुझे दिखता है मैं NSE F&O सेगमेंट में, जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है ऑप्शंस में, उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा में बहुत अच्छा पोजीशनिंग बनी हुई है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन के थ्रू भी आप इसमें ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, आज भी वहीं पर सपोर्ट लेकर के इसने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है। अगर कोई लॉन्ग इसमें बेट बनी हुई है तो बने रहे। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट इसका नीचे की तरफ 1118 स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर्स का लेवल है 1118, उस जोन के ऊपर अगर आप फ्यूचर्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मुझे लगता है 1220 तक के टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे जल्दी। दूसरा बेट है सिप्ला। अगर सिप्ला में देखेंगे तो बहुत अच्छा बुलिश मूव बना हुआ है डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शंस। एक साइडवेज जोन में इसने कंसोलिडेट किया है। सपोर्ट इसका कहां पर है? सपोर्ट है इसका 1114 से। अगर कोई पोजिशनरी ट्रेड कर रहा है, अगर पोजिशनली अगर कोई इसमें बना हुआ है, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो 1168 का सपोर्ट है, और आप इसमें बने रहे। मुझे लगता है 1360 तक के लेवल आपको सिप्ला में भी देखने को मिलेंगे। तो सन फार्मा और सिप्ला ये तो मेरे फेवरेट बेट्स हैं, जिसमें कि आप पोजीशंस नहीं भी बना सकते हैं, अगर पोजीशन है तो टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आज ल्यूब्रिकेंट काउंटर्स में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। गल्फ ऑयल के कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे देखने के लिए मिले। काउंटर में आज 10% तक का जंप देखने के लिए मिला। कैस्ट्रॉल के नतीजे अभी इसी वीक में आए थे, वहां पर उस समय तो स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली थी, लेकिन रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। आज उस काउंटर में भी बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। मंदार सर, कैसे देखें इन दोनों काउंटर्स को? सर देखिए, दोनों स्टॉक बढ़िया तो लग रहे हैं। गल्फ ऑयल के केस में तो हाल ही में इसमें जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 490 से लेके 520 के लेवल्स तक, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो ये पॉजिटिव है। अब ये मूव कहाँ तक इस स्टॉक को ले जा सकती है, तो मुझे लगता है देखिए 625 630 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक ऊपर में 800 रुपए तक चल सकता है। यानी वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। तो 625 635 ये पहला एक पड़ाव है, और उसके बाद 750 से 800 तक का अगला पड़ाव होगा इस केस में। लेकिन ट्रेंड तो ऊपर है। अगर किसी के पास है तो 520 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूव हमने देखी है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसमें जरूर होल्ड बनता है, तो पोजीशन बनाए रखें। कैस्ट्रॉल के केस में अभी भी एक रेजिस्टेंस है 150 160 के आसपास, तो वो ब्रेक होने की राह देखनी चाहिए। वो अगर ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में भी एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो सकती है। शरद सर, वेदांता में कल एक ब्लॉक डील हुई थी 4 करोड़ शेयर की 258 के प्राइस पर, और ये काउंटर टूट गया था। समझ आता है, लेकिन सर इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये था कि इसका फ्यूचर ज्यादा टूटा, कैश नहीं टूटा। कैश तो अभी भी 251 पर चल रहा है, फ्यूचर सर डिस्काउंट पर चल रहा है 15 रुपए। ये कुछ डिविडेंड आने की संभावना है या ये शॉर्ट है इस काउंटर पर? सर F&O में डेटा थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता था। देखिए, ऐसा है कि अगर आप वेदांता को देखेंगे तो देखिए, अगर आप जो आप बेसिकली डिफरेंशियल देख रहे हैं फ्यूचर्स में, बेसिस में आप जो बेसिस का डिफरेंशियल आप देख रहे हैं फ्यूचर्स में, वो बेसिकली शॉर्ट बिल्डअप है, और इसको आप शॉर्ट के फॉर्म में ही देखें। क्योंकि अगर आप वेदांता को देखें और वेदांता की ऑप्शन चेन को देखें तो देखिए जबरदस्त कॉल राइटिंग है। कहां पर आपको देखने को मिल रही है? 240 के स्ट्राइक पर, और बड़ी कॉल राइटिंग देखने को हमको मिल रही है। सिमिलरली हमको 250 रुपए तक के लेवल पर हमको एक बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। सपोर्ट 230 के पास कहीं है, तो आप देखेंगे 230 के पास अगर कहीं स्पॉट का सपोर्ट बन रहा है, इसका अभी 250 रुपए के पास ये चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई, जिस तरह से पुट राइटिंग 230 के आसपास हो रही है, तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं डाउनवर्ड प्रेशर इसके अंदर बना हुआ है। और सिमिलरली आपको जिसमें बेसिस है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, डिफरेंशियल दिख रहा है आपको स्पॉट और फ्यूचर्स के प्राइसेस में। तो ये विवेक जी बेसिकली शॉर्ट्स हैं, और
मुझे लगता है आने वाले समय में 230 तक के लेवल तक ये देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो ब्रेकडाउन इसके अंदर आया है 259 का, मैं स्पॉट का लेवल बता रहा हूँ, उसका पहला टारगेट वैसे भी 244 है, दूसरा टारगेट 219 के आसपास है। तो अगर 244 के नीचे जाता है तो और भी वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 230 के पास पुट राइटिंग है, तो शायद उस लेवल पर जाकर के एक बार सस्टेन करेगी। मंदार जी, आज आईटी शेयरों में फिर से एक बार एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, इनमें करीबन 1.5 से 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या आईटी में आप कुछ खरीद रहे हैं? नहीं गीतू जी, देखिए ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंडेक्स बैलेंसिंग के लिए आईटी आज काम कर रहा है, लेकिन बाकी उस तरीके का एक व्यू नहीं बनेगा कि जिसके वजह से इसमें ये स्टॉक्स में एक फ्रेश लॉन्ग बनाया जाए। ऐसी बात तो लगती नहीं है, क्योंकि ये आज परफॉर्म कर रहे हैं, कल शायद नहीं परफॉर्म करेंगे, इस तरीके का एक व्यू है। और अगर कोई भी स्टॉक को अगर एक अप ट्रेंड में सस्टेन होना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। तो अगर ये सारे स्टॉक देखते हैं तो उस तरीके का वॉल्यूम नहीं लग रहा है कि ये ऊपर में ये स्टॉक सस्टेन कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है इंडेक्स बैलेंसिंग हो रहा है आईटी से आज, तो उससे ज्यादा तो इस पे व्यू कुछ नहीं बनेगा। शरद जी, एक नाइट बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर लाइकली टू सी 10 करोड़ जॉब्स बाय 2030। और जब हम जॉब क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो रियल एस्टेट सबसे पहले आगे आता है। और अप साइकिल पे माना जा रहा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखें तो वैसी नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी। क्या करना चाहिए इस सेक्टर में आप? देखिए गीतू जी, अब मैं पर्टिकुलरली तो जो एफएनओ सेगमेंट में मैं इसमें एक स्टॉक जो कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉक्सी माना जाता है, एलएनटी, उसको जरूर मैं ट्रैक करता हूँ, रेगुलरली एडवाइस भी करता हूँ। और मुझे लगता है जिस तरह का बिल्डअप है स्टॉक्स के अंदर इन दिस सेगमेंट, वो कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्चुअली रोबस्ट। और इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया है कि जिस तरह की डिमांड है इकोनॉमी में, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हमको अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। बेसिकली अगर आप हाउसिंग सेगमेंट में देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी एक ठीक ठाक डिमांड बनी हुई है। और इस चीज का अगर आप सीधे सीधे असर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा प्रॉक्सी है इस पूरे सेगमेंट का वो है एलएनटी। और एलएनटी पर्टिकुलरली स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है डिस्पाइट ऑफ द मार्केट करेक्शन। अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक को देखें तो इसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा ही नहीं है। और मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये हमने क्लाइंट्स को अपने एडवाइस किया हुआ है, कल की डेट में ऑप्शन में भी और फ्यूचर्स में भी स्ट्रेट को एडवाइस किया हुआ है। 2600 की कॉल हमने इसमें एडवाइस की हुई है। कल की डेट में 58 के स्टॉप लॉस से, 79 और 95 के टारगेट से। और इसमें फ्यूचर्स में भी देखिए एक लॉन्ग बना हुआ है, अगर कोई फ्यूचर्स में भी इसको लेना चाहे तो खरीद सकता है पर्टिकुलरली। और इसका स्टॉप लॉस रखिए आप 2604 के आसपास, और मुझे लगता है 2700 तक के लेवल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस ट्रेड को एज ए प्रॉक्सी टू इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा जा सकता है। मंदार सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एलआईसी के कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन काउंटर में आज अच्छी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है। 390 का लो और अभी डेज हाई पर चला है, 9% अप 430 पर। सेम हमने देखा इसका एक इम्पैक्ट जीआईसी हाउसिंग पर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। करीब काउंटर 6% ऊपर है। इंडिया बुल हाउसिंग में लगातार पिछले 3 दिन से बाइंग देखने के लिए मिल रही है, हालांकि उसके कुछ अलग रीजन है। सर कैसे देख रहे हैं तीनों काउंटर को? विवेक जी, तीनों काउंटर्स बहुत बढ़िया लगते हैं। अगर एलआईसी से स्टार्ट करते हैं, यानी तीनों में बढ़िया एलआईसी लग रहा है फिलहाल, ऐसे लग रहा है। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 420 422 के लेवल्स पे, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो मुझे लगता है इसमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिलेगी। आज इंट्राडे में बहुत बढ़िया सा मूव है, यानी इंट्राडे में भी किसी को अगर इसमें ट्रेड करना हो तो इंट्राडे में भी कर सकते हैं। 420 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। करंट प्राइस 430 है। शरद सर, इंडिया बुल्स में मैं बात करूंगा क्योंकि ये काउंटर चल नहीं रहा था। पूरी 2-3 बुल रैलीज आई पिछले 3-4 साल में, लेकिन कभी भी ये काउंटर चल नहीं पाया। सर अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, अभी भी चला नहीं है। इसमें खबर ये है कि इनके जो एक्स प्रमोटर थे मिस्टर समीर गहलोत, वो अब कंपनी से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं।
और उन्होंने अपना स्टेक घटाया। अब उनका स्टेक केवल 2% रह गया कंपनी में, यानी कि ये कंपनी शायद बड़े फंड्स के हाथ में जाने वाली है और वो रन करेंगे। तो इस कंपनी का शायद बोर्ड रिस्ट्रक्चर होगा अलग तरीके से। सर कैसे देख रहे हैं, अगर नया बोर्ड हो, नया मैनेजमेंट हो, बड़े फंड हाउसेज हो, तो कैसे चलेगी ये कंपनी, कितनी अच्छी चलेगी? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। अगर आप सितंबर 18 के बाद देखें तो लगातार ये अपने 200वीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसने कभी उसको तोड़ा नहीं है और पहली बार इसने अपने 200वीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रीच किया है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अगर कोई स्टॉक में आज पोजीशन बनाना चाहे और थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। मुझे लगता है कि लगभग इसमें अगर ये पर्टिकुलरली स्टॉक 158 के ऊपर सस्टेन्ड रहता है, 158 के ऊपर सस्टेन्ड रहता है, तो ये 200 रुपए तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अभी 166 रुपीज इसका स्पॉट का भाव है। तो लगभग आप माने कि 36 रुपए का अपसाइड, मतलब 20% का अपसाइड यहाँ से इसमें आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तो स्पॉट प्राइसेस में, स्टॉक के प्राइसेस में कहीं ना कहीं ये न्यूज विवेक जी मुझे लगता है डिस्काउंट हो रही है और एक अच्छा ब्रेकआउट हमें इसमें देखने को मिला है और मुझे लगता है इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। मंदार सर, वैभव ग्लोबल ऑन द चार्ट्स आज एक मतलब बहुत ही जोरदार मूव इस स्टॉक पे देखने को मिला है। देखिए इस स्टॉक में जो हमने हाल ही में यानी पिछले 1.5-2 साल में जो इसमें करेक्शन देखा, 1000 रुपीज से स्टॉक के नीचे में 300-270 के लेवल्स तक आके अब पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था ये करंट लेवल्स पे। अब जो इसमें रेजिस्टेंस बनता है वो 418 से लेके 420 के लेवल्स पे इसमें रेजिस्टेंस बनता है। तो 420 और नीचे की तरफ 300 to 70 इस तरीके का स्टॉक में रेंज बना हुआ है। तो इसमें एक मूव, अगर फ्रेश मूव अगर बननी हो तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक में चलना चाहिए। जब तक ये होता नहीं तब तक ये इसी नैरो रेंज में ट्रेड करते रहेगा। तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन का व्यू बनता है, 420 ब्रेक करके सस्टेनेबल यानी उसके ऊपर का क्लोज भी दे देता है तो एक फ्रेश मूव स्टॉक में स्टार्ट हो सकती है। मुन्ना सर, आपके आज रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए 2 स्टॉक्स, एक तो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जैसे मैंने कहा कि उसमें एक बहुत ही बढ़िया सी मूव बनती है, 422 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चला है तो उसमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 415 का होगा, 415 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ऊपर में 450 से 460 तक का इसमें टारगेट बनेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड हाल ही में एक बहुत ही इसका मेजर एक रेजिस्टेंस था 2-3 साल से, 160-170 के आसपास, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए हैं इसमें और कंटिन्यूसली इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट का व्यू बनेगा। स्टॉप लॉस जो है 165 का होगा और अपसाइड जो है 220-230 तक की इसमें अपसाइड बन सकती है। शरद सर, आपके रडार पे कौन से? जी देखिए, मेरे रडार पे मैंने एक आपको एलएनटी बोला ही था, मैं रिट्रेट कर देता हूँ। एलएनटी में मैंने एक 2600 का कॉल ऑप्शन दिया था 31 अगस्त का, 58 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट और 120 का टारगेट। सिमिलरली मैंने टाटा केमिकल का एक डिस्क्लोजर कल मैंने दिया था, टाटा केमिकल का एक कॉल फ्यूचर्स का भी बाय दिया था 1032 के आसपास, 1060 के टारगेट और 1076 के टारगेट के लिए, और 1050 का कॉल ऑप्शन 31 का, 24 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 42 का फर्स्ट टारगेट और 55 का 2 टारगेट, तो 24 का स्टॉप लॉस रखे, 42 के टारगेट, 55 टारगेट के लिए। तीसरा सन फार्मा भी मेरे नजर में था और सन फार्मा टेंडेक्स, जैसा मैंने आपसे शो में भी शेयर किया, इसका मैंने 1160 का कॉल कल भी शेयर किया था, आज मैं फिर आपसे शेयर करता हूँ। क्लाइंट्स को शेयर किया था, आज आपके शो में शेयर करता हूँ। 25 का स्टॉप लॉस रखिए 42 और 58 के टारगेट के लिए। अगर आप फ्यूचर्स भी खरीदना चाहें तो अभी के भाव पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखें? 1118 का जैसे डिस्कस हुआ स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 1180 तक के टारगेट आप देखने को फ्यूचर्स में मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल्स, एलएनटी एंड सन फार्मा, ये 3 है जहां पर मुझे लगता है बुलिश मूव्स बने हुए हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसा कल मैंने एडवाइस किया था, वहां पर लॉन्ग ऑलरेडी बने हुए हैं, निफ्टी का भी बना हुआ है और बैंक निफ्टी का भी बना हुआ है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच मंदार जी फॉर बीइंग विद अस ऑन आवर शो। विवेक मित्तल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। कल तो नहीं, मंडे को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।